साथियों नमस्कार। देश भर में 27% आरक्षण ओबीसी का लंबे समय से मामला कभी अदालत में कभी सरकारों के बीच झूल रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। ये हमारे साथ में देख सकते हैं पूरे एडवोकेट्स की टीम है जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर लड़ रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी। हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट भी अब होके आए हैं। तो ये 27% आरक्षण का मामला कहाँ किस प्रकार से पेश फंसा हुआ है? देखिए 2019 में कमलनाथ की सरकार के द्वारा जो 14% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 27% आरक्षण 2019 में दिया गया था। उसके बाद में कमलनाथ की सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस पास किया गया 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। उसी बीच में एक पीजी छात्र अर्पिता दुबे नाम की छात्र थी जिसने एक याचिका प्रस्तुत की माननीय न्यायालय के समक्ष और ये कहा कि जो संवैधानिक पीठ के द्वारा 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस एंगल में उस ऑडियंस पर स्टे हो गया। उसके बाद में यूथ फॉर इक्वलिटी जो आरक्षण विरोधी संगठन है उसके द्वारा भी याचिका लगाई गई। उसको देखते हुए वो सारे विभागों में 13% पर स्टे कर दिया गया और 14% पर देते गए। जब 2019 में वो ऑडियंस जब विधानसभा में आता है उससे पहले 6 महीने तक वो रहता है, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जब ऑडियंस पास होने के बाद विधानसभा में आया, सभी के मत से सभी के सहयोग से वो कानून बना, 27% आरक्षण कानून बन गया। उसके बाद में वो लगातार इस बात के चलता रहा। आज की तारीख में अस्तित्व नहीं, उस पर कई पिटीशन लगी, केवल ऑडियंस के आधार पर सभी विभाग में स्टे कर दिया। उसी बीच में वहाँ के सरकार के महाधिवक्ता के द्वारा एक अभिमत दिया जाता है कि न्यायालय प्रक्रिया में ये लंबित है, इसके आधार पर 13% होल्ड किया गया। जबकि उस समय से देख के जब 2020 में जब उनने अभिमत दिया था उस समय भी किसी भी प्रकार का कानून पर स्टे नहीं था। लेकिन जो सोच थी, जो जातिवादी सोच थी, जो सरकार थी, उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि वो 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जाए। अब बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 25 साल से भाजपा की सरकार है। 25 साल से उन्होंने पिछड़ों के नाम पर ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो ऐसे बनाए जो अपने वर्ग को न्याय नहीं दिला पाए। शिवराज जी 18 साल रहे, लेकिन आज दिनांक तक उनके जो वर्ग के लोग हैं, वो उनके बच्चे हैं जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका भविष्य खराब हो गया। हमारे पास ओबीसी महासभा की ओर से हम पे डाटा आया, आज दिनांक तक उन रोके हुए छात्रों के जो रिजर्वेशन 13% होल्ड रखा है उस पर उन लोगों की रिश्ते टूट गए, जो शादी के रिश्ते थे वो टूट गए। कुछ लोगों ने आत्महत्याएं की, कुछ लोगों के जो आर्थिक कमजोरी व्यवस्था थी उनकी टूट गई, लगातार बेघर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक जो ओबीसी के मुख्यमंत्री जो नाम पर उनकी पार्टी बनाती है लेकिन पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं देती है। और उसका कारण ये रहा कि वो पिछड़ों के लिए जिस रिजर्वेशन की बात तो करते हैं, लेकिन लगातार उस समय को निकालने के लिए लगातार वो निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है, इससे रिजर्वेशन खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र जी की जो बातों से कहाँ तक सहमत है? देखिए, धर्मेंद्र जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। मंडल कमीशन की सिफारिशों का जब आज विवाद चल रहा है, मंडल कमीशन 1 जनवरी 1979 बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में लागू किया गया था और उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। तो ये लागू ये किया गया पिछड़े वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए इस मंडल कमीशन का गठन किया गया। ये बात सही है कि वो एक लंबी प्रक्रिया चली आ रही। बात सब यहाँ आ गई है कि जो मामला लटक रहा है तो किसके कारण से लटक रहा है? तत्कालीन जो सरकारें हैं, इस समय तत्कालीन जो सरकार हैं, उनकी मंशा सही नहीं है। वो पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के नाम पर मुख्यमंत्री बनाती हैं, मुख्यमंत्री बना के घोषणा करती हैं हम पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए चिंतित हैं, मगर वो पिछड़े वर्ग के वास्तविक रूप से कल्याण के लिए चिंतित नहीं। वही बात पूरी बताने वाला था आपको कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से इसलिए ज़रूरी है कि जो सामाजिक संस्थान है और शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ से अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे निकलेंगे कैसे? वो जब वो पढ़ेंगे नहीं तो नौकरियों में कैसे क्वालिफाई करेंगे? ये शासन की पूरी सत्ता जो रहती है, उसकी पूरी षड्यंत्र, शासक वर्ग का षड्यंत्र रहता है। उससे रोकने के लिए इन्हें 14% लागू कर दिया, 13% होल्ड कर दिया, जबकि ऐसा किसी भी पिटीशन में कहीं स्टे नहीं था। ये स्पष्ट कहा है सरकारों की मंशा नहीं, कुल मिला के सरकारों की मंशा नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। देखिए, अभी जब से भाजपा की सरकार 2003 से आई है, पिछले वर्ग के नाम पर उमा भारती को लेके आए, उमा भारती के बाद बाबूलाल गौर जी को लाए और बाबूलाल गौर शिवराज जी को लाए और शिवराज जी को मोहन यादव जी को लाए हैं। सरकार की मंशा होती, पिछले वर्ग की चिंता होती तो अभी तक आरक्षण
दिया जाता। कमलनाथ सरकार ने 70% अच्छा लागू किया, विधानसभा में पारित हुआ। बाद में सरकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इसमें फलाना हाई कोर्ट का स्टे है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये झूठ बोलती है, सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की नीयत नहीं है। सरकार झूठ बोलती है, ये सरकार झूठ बोलती है। सत्य है कि सरकार है ना ओबीसी आरक्षण देना नहीं चाहती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार झूठ बोलती है। बस मेरा अब जैसे ये कहेंगे निजीकरण बढ़ता जा रहा है और 27% में यदि मान लो निजीकरण हो गया सरकारी विभागों का, तो 70% आरक्षण भी हो जाए, उसका लाभ मिलेगा? देखिए, लड़ाई तो इसी बात की है असल में। ये लड़ाई 27% की नहीं है, जो लड़ाई है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की। 27% की जो लड़ाई थी वो 90 के दशक की लड़ाई थी, और 90 का दशक आज से 30 साल 35 साल पहले निकल गया। बात सवाल इतना सा है कि जो देश की व्यवस्थाएं हैं, देश के संसाधन है, वो किसके हाथ में थे, किसके हाथ में हैं और किसके हाथ में ये लोग देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक जाति के हाथ में इस देश के संसाधन थे, सवर्णों के हाथ में इस देश के संसाधन थे। वर्तमान में इस देश के संसाधन सवर्णों के हाथ में, और जिस सवर्णों को ही उस संसाधनों में बरकरार रखना चाहते हैं। ये सवाल है कि आखिर क्यों ओबीसी और एससी एसटी के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। असल में देश में संविधान जब से लागू हुआ, संविधान के बाद से जैसे जैसे हिस्सेदारी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे देश के संसाधनों को निजी हाथों में देने का काम होता चला गया। इनको जब से समझ में आने लगा कि संविधान के लागू होने के बाद से जैसे दलित पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित हुई, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित होना चालू हुई, तो इनकी व्यवस्थाओं पर खतरा मंडराने लगा, और इन्होंने वो निजीकरण के हाथ में देना, निजी हाथों में देना चालू कर दिया। मंडल कमीशन आया, 27% की बात हुई, तो वो भी उसकी 38 सिफारिशें जस की तस पड़ी हुई हैं। उन्हें मालूम है कि मंडल कमीशन लागू होगा तो निजी संस्थानों में भी आरक्षण को लागू करना पड़ेगा। इसलिए ये जो है 27% में हेरफेर किए हुए हैं, 27% देना नहीं चाहते हैं। जबकि संसदीय व्यवस्था को और विधानसभा की व्यवस्था को पूरी पावर है, वो किसी भी प्रकार का कानून ला सकती है और किसी भी प्रकार से इसे लागू करवा सकती है। तो सरकार की मंशा है ही नहीं कि हम कानून इस पर अध्यादेश लेके आए या किसी प्रकार का कानून बनाए। इसे न्यायालयीन व्यवस्था में, आपसी लड़ाई में, आपसी रंजिश में इन सारी चीज़ों को उलझाना चाहते हैं। ना ये मंडल कमीशन लागू करना चाहते हैं, ना ये वास्तविकता में 27%, ना ये वास्तविकता में 27% देना चाहते हैं, केवल उलझाए रखना चाहते हैं। सब पूरा निजीकरण हो चला, फिर आरक्षण का क्या उपयोगिता रह पाएगी? आरक्षण तो पूरी तरह से समाप्त करने की ओर अग्रसर है, लेकिन मेरे ख्याल है एससी एसटी ओबीसी के लिए जितना जो मिलना चाहिए वो पर्याप्त नहीं मिल रहा है। और जबकि आज तक उनने जो भागीदारी, हिस्सेदारी है जो उनको मिलनी चाहिए पूर्ण रूप से, कहाँ मिल रही है। मतलब कोई पूर्ण रूप से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। बात सिर्फ यही आ रही है कि जब सब निजीकरण हो जाएगा फिर आरक्षण की कितनी उपयोगिता रहेगी? देखिए, घबराहट है इन लोगों को, ये हमेशा बेईमानी इन 3000 साल से करी है। उसका कारण यही है कि एक जाति के लोग, एक वर्ग के लोग हमेशा काबिज रहे हैं। तो वो इससे कि जो बाबा साहब संविधान में हमको दे के गए थे वो उसको निजीकरण कर देंगे। संविधान में निजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है जिस पर रिजर्वेशन हो सके, लेकिन इस बात के लिए भी सशक्त होने की आवश्यकता है। और खासकर अब पिछड़े वर्ग के लोग भी जाग चुके हैं अपने अधिकार के लिए। अब वो हर तरह से रोडों पे भी लड़ रहे हैं और न्यायालय में भी लड़ रहे हैं और संसद में भी लड़ रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि जो आज घबराहट जो मची है कि है ना, जो अभी तक हमारे लोगों को के पिछड़े वर्ग के लोग तो हनुमान थे अपनी ताकत को नहीं जानते थे, पर लेकिन अब समझ चुके हैं कि अब वो हमारे लोग भी मांगने लगे हैं कि अब हमारा हिस्सा कौन खा रहा है। एक ही बिरादरी के, एक ही जाति के लोगों के द्वारा उस पर कब्जा रखा गया, लेकिन उनको वंचित किया गया। अब आज आवश्यकता है कि जो आज मध्य प्रदेश सरकार है, यदि उनमें नैतिकता है, यदि पिछड़ों का हित है, तो वो 27% के साथ उनकी जितनी हिस्सेदारी उन साधनों पर भी होना चाहिए। और देश के अंदर 140 करोड़ लोग हैं, उनका बराबर एक व्यक्ति का 140 करोड़ व्यक्तियों का बराबर हिस्सा होना चाहिए, जिससे जो मूल भावना संविधान की थी वो पूर्ण होगी और सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ होगा। सामाजिक न्याय हर व्यक्ति के साथ होगा। जो पूरी एडवोकेट्स की फौज है, टीम है जो इस मुद्दे पर लड़ रही है, और बिल्कुल ये क्लियर होने लगा है कि जब पूरा निजीकरण हो जाएगा फिर आरक्षण का कहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए ये पूरी टीम है सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रही है आरक्षण को लेकर। वो वर्ग है जो उच्च जाति के लोगों कहते हैं, उनमें वो कहती है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, योग्यता मारी जाती है। लेकिन इन वर्गों का कहना है कि जब तक सीट पे नहीं आएंगे तो योग्यता कहाँ से आएगी। वो देखना यह है कि लड़ाई कहाँ तक और कब तक लड़ी जाती है।